वेलकम। मैं हूँ प्रियंका संभव, आपके लिए ये स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आती हूँ। ऐसा ना वैसा, सिर्फ पैसा, नया साल और पैसे को लेकर नया जोश दोनों बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। वैसे 2025 जब हम लुक बैक करते हैं तो निवेशकों को एक बात उसने सिखा दी कि बाजार सीधा नहीं चलते हैं। कभी गिरावट, कभी रिकवरी, कभी लंबा कंसोलिडेशन और कभी ट्रम्प साहब की कथनी और करनी भी। ये सब जो है एक साथ चलते रहते हैं और इन सब के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट भी चलते रहना चाहिए। लेकिन 2026 में आपके लिए क्या है? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या 2025 ने बड़ा डेंट लगा दिया और 2026 कुछ बेटर रह सकता है? क्या वॉलेटिलिटी जो है अब न्यू नॉर्मल है? और इन सब में आप एक आवाज़ जिसे सुनना चाहेंगे, हम उसी आवाज़ को लेकर आए हैं मनी 9 पर। एक ऐसी आवाज़ जिस पर इन्वेस्टर्स भरोसा भी करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। तो मेरे साथ जुड़ गई हैं ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता। वेलकम राधिका टू मनी 9। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड टॉकिंग टू आवर इन्वेस्टर्स। और राधिका की हम सारे वन लाइनर्स तो सुनने वाले हैं, उनसे ये भी जानने वाले हैं उनकी लेटेस्ट उन्होंने कौन सी मूवी देखी। लेकिन राधिका के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपका पैसा लंबे समय से संभाल रही हैं और बहुत अच्छा संभाल रही हैं। अपनी टीम के साथ 1.64 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM मैनेज करती हैं। करीब 68 स्कीम्स हैं, 33 लाख इन्वेस्टर्स हैं और 500 करोड़ प्लस की सिप बुक है जो सब ये मैनेज कर रही हैं। लेकिन अब 2026 में आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है, राधिका से हम समझने वाले हैं। राधिका, सबसे पहले तो 2026 की जो शुरुआत हुई है वेनेजुएला पर, जो US का मिलिट्री एक्शन हमने देखा है, तो ट्रम्प साहब ने कह दिया कि भाई मैं कुछ यहाँ पर जो है जो कहूँगा वो करता भी रहूँगा बहुत कुछ, और कुछ बातें ज़्यादा कहूँगा भी। फिर चाइना और ताइवान ड्रिल जो है वो भी खबरों में है। रशिया यूक्रेन की वॉर नहीं थमी है। सिचुएशन वॉलेटाइल है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना चाहिए? उनको अभी चिंता उनकी बढ़ जानी चाहिए कि 2026 भी जो है अच्छी खबरों के साथ शुरू नहीं हो रहा है? आई थिंक 2026 वैसे ही शुरू हो रहा है जैसे 25 शुरू हुआ था, वॉलेटिलिटी के साथ। लेकिन कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले आपको टू ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक एज आई सी 2026, आई थिंक 2025 निवेशकों के लिए, जैसे आपने कहा, एक डिफिकल्ट ही साल रहा है। आई थिंक इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरली बुरा नहीं रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप देखें, इंडिसेस लॉस्ट 5, 7, 10% ऑफ देयर वैल्यू, और ये इक्विटी के सफर में ये तो जायज है और ये होता है। आई थिंक अगर आप 2026 को देखें तो मैं तो फ्रेमवर्क तीन चीजों का देखूंगी, एंड देन आई कम टू योर क्वेश्चन ऑन दिस न्यू एक्शन। एक तो है कि आपका डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, कि आपकी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रिबाउंड कर रही है, उस पर हम बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो 2025 का लेफ्ट ओवर है, जिसको हम टैरिफ कहते हैं, उस पे कितनी क्लैरिटी आती है, खासकर इंडिया US ट्रेड डील्स पे और ट्रेड डील्स पे। और तीसरा ये जो एरिया है, ये अननोन थिंग्स जो 2025 में हमने इमेजिन भी नहीं की थी, और 26 में आपको सरप्राइज दे सकती हैं, इंक्लूडिंग दिस एक्शन इन वेनेजुएला। नाउ आई थिंक इस एक्शन का रिपरकशंस तो वक्त के साथ देखा जाएगा, बट फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ सिग्नल दैट किसी भी स्ट्रेटेजिक आउटकम, जैसे तेल के लिए, अब फोर्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इंडिया पे ज्यादा है, ना कि इकोनॉमिक। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में आपकी ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, विच इज नेवर वेरी गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट एक्चुअली माइट हेल्प रिड्यूस ऑयल प्राइसेस, जो कि इंडिया के लिए अच्छा है। बट आई थिंक नेट नेट सिग्नलिंग इज के फॉरेन पॉलिसी अलग तरीके से यूज करी जा सकती है फॉर इकोनॉमिक आउटकम्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए आप उनको क्या बताना चाहेंगी? हमने इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को आपने बताया कि उसको लेकर के आपको अभी शायद बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हम देखेंगे, कुछ अच्छा भी निकल कर आ सकता है। लेकिन एक इन्वेस्टर जो हर महीने 5,000 की सिप कर रहा है, 10,000 की सिप कर रहा है, जिसका पोर्टफोलियो जो है 2025 में डल रहा है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक दो चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो आई थिंक पोर्टफोलियो का अप्रोच 25 वाला ही होना चाहिए, जो कि है एसेट एलोकेशन। ये बड़ा थका हुआ शब्द है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी भाषा में इसको थाली बेस्ड एलोकेशन कहूंगी, क्योंकि
2025 में भी और पिछले कुछ सालों से आपको पता नहीं है कि कौन से साल में कौन सा एसेट अच्छा करेगा। क्या वो स्मॉल कैप का साल होगा, क्या वो मिड कैप का साल होगा, क्या वो सिल्वर का साल होगा, क्या वो डेट का साल होगा। तो प्रिडिक्ट आप कर नहीं पाते इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। तो अगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप प्रिपेयर ही कर सकते हो। तो मैं इन्वेस्टर्स को कहूंगी एक मिडिल पाथ पोर्टफोलियो ही बना के रखें। जैसे हमारा एक मल्टी एसेट फंड है, उसमें हम 60-65% इक्विटी रखते हैं लोकल, 20% गोल्ड और सिल्वर रखते हैं और बाकी डेट रखते हैं। तो ऐसे मिक्स्ड एसेट पोर्टफोलियोज मेरे हिसाब से इस टाइम पे अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा वॉलेटिलिटी का दौर आया तो थोड़ा गोल्ड सिल्वर आपको हेल्प करता है। लेकिन हमें ये भी यकीन है कि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा। दूसरा, आपने कहा कि लोगों ने 2025 में उतने पैसे नहीं बनाए। आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस शॉर्ट टर्म से थोड़ी मॉडरेट रखनी चाहिए। जब तक इंडिया में ग्रोथ स्लो है और ग्रोथ वापस नहीं आ जाती, इक्विटी रिटर्न्स में भी टाइम लगेगा। तो जो कोविड के बाद आपने 2-3 साल देखे हैं बहुत अच्छे इक्विटी रिटर्न्स के, वो शायद इमीडिएटली ना आए। अगर 5 साल की कॉन्वर्सेशन होती तो मैं कहती एक्सपेक्टेशंस ना मॉडरेट करो, लेकिन 25-26 के लिए मॉडरेट एक्सपेक्टेशन से चलेंगे तो शायद पॉजिटिव सरप्राइज की गुंजाइश है। तो ये मॉडरेट एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं कहूँगी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए इक्विटी से इन्वेस्टर्स को? क्योंकि हमने एकदम कोविड के बाद जो रनअप देखा वो वाले दिन तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राधिका, इन योर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? सी आई थिंक मार्केट की ग्रोथ अर्निंग्स ग्रोथ के मुताबिक होती है। अगर आप इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखें तो अभी कुछ 10% है। होनी 12% चाहिए आइडियल दौर में, लेकिन 10% है। इम्प्रूव होने की गुंजाइश है क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे काम किया है। तो इक्विटी की करेक्ट एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से लार्ज कैप इक्विटी की 12% है। आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से 1-2 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा होगी, वो 15-20% नहीं है। फिर आप गोल्ड सिल्वर की एक्सपेक्टेशंस देख लीजिए, डेट की एक्सपेक्टेशंस देख लीजिए। तो अगर इन्फ्लेशन के ऊपर आपका पोर्टफोलियो आपको 4-5% रिटर्न दे रहा है, तो ये एक्चुअली प्रियंका बिल्कुल बुरा आउटकम नहीं है किसी कंज्यूमर के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टैरिफ पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट्स में आप कैसे देख रही हैं, और देख भी रही हैं या नहीं देख रही हैं? आपको लग रहा है, आपने पिछली बातचीत जो मेरी और आपकी हुई थी, आपने कहा था कि देखिए इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, आज नहीं तो कल ये हो जाएगी, इसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब उस बात को कहे हुए भी काफी समय गुजर चुका है, ठीक है, और हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं अभी तक, कुछ कुछ सुगबुगाहट नहीं है, और अगर ये मार्च तक नहीं होती तो क्या ये इंडिया के लिए थोड़ा सा बैड फुटिंग हो जाएगी यहाँ पर? आई थिंक दुनिया के लिए बैड फुटिंग होगी। आई थिंक देखिए, टैरिफ का रेजोल्यूशन कोई बहुत साधारण चीज नहीं है, एक बहुत नुआंस्ड और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पहले उम्मीद थी कि ये नवंबर तक हो जाएगी, बट आई एम स्टिल होपिंग कि ये मार्च तक हो जाए, क्योंकि सिग्नल्स तो आते हैं कि भाई ट्रेड टीम्स आ रही हैं, बात हो रही है और ये होना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से होना भी जरूरी है। लेकिन क्योंकि कुछ देशों में आप देखेंगे टैरिफ्स आए हैं और अगर वो गलत तरह से निगोशिएट हो जाए तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस हो सकते हैं। तो ये होना जरूरी है और सही तरीके से होना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि अगर ये मार्च तक नहीं हुआ तो एक्चुअली दुनिया के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज इवन यूएस इकोनॉमी के लिए ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो अगर आपके बेसिकली द लैक ऑफ टैरिफ्स, फ्री ट्रेड एग्जिस्टेड, जिससे कि जो जो चीज में अच्छा है प्रोड्यूस करने में उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती और उसको उसकी इकोनॉमिक कंपेटिटिव एडवांटेज होती और सब मिल बांट के खाते। अब आप जब ये टैरिफ ला रहे हो तो आप वो प्रिंसिपल को ही क्वेश्चन कर रहे हो। तो अगर ये टैरिफ और ट्रेड डील्स नहीं आई मार्च तक, तो ये ग्लोबल ग्रोथ, फॉरगेट इंडियन ग्रोथ, आई मीन इंडियन ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ अगर नहीं होगी तो कहां तक अकेले चलती जाएगी। ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये नौबत नहीं आएगी। ओके, आपने कहा कि 2026 में भी एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है, लेकिन 2025 में हमें गोल्ड और सिल्वर ने जो वन साइडेड रैली दिखाई, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कॉपर में, जो कि 2009 के बाद हम इस तरह की रैली देख रहे थे कॉपर में भी, तो ये मेटल्स का चलना, और अब मल्टी एसेट फंड्स जो आप लोग लेकर आते हैं जिसमें मेटल में भी एक्सपोजर होता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में उनका रिटर्न तो शानदार रहा है।
तो अब 2026 में गोल्ड एंड सिल्वर में आप थकान देख रही हैं, कॉपर इज द न्यू सिल्वर, ये सारे लोग कह रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू है? So I get scared of these statements. Copper is the new silver, silver is the new gold, silver is ये सारे statements तो होते रहते हैं. देखिए, I'll tell you a small story, Priyanka. I think 3 साल पहले, I think it was around my birthday, हमने गोल्ड एंड सिल्वर इंडस्ट्री का पहला फंड लॉन्च किया. उस टाइम पिछले 10 साल के गोल्ड के रिटर्न इतने बेकार थे कि उसका गोल्ड का रिटर्न प्रेजेंटेशन डालने में हमें डर लग रहा था कि ये खरीदेगा. और उस एनएफओ में मैं यकीन कर रही हूँ प्रियंका, 15 करोड़ भी नहीं आए थे. पिछले महीने हमें दिन के 20 करोड़ आते थे उस फंड में. तो थोड़ा सा बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए. सी, गोल्ड एंड सिल्वर एसेट एलोकेशन का अच्छा हिस्सा है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के जोकर हैं. जब इक्विटी बुरा करती है, जब दुनिया में वॉलेटिलिटी आती है, तो गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा करते हैं. उसके ऊपर मेरे हिसाब से दो और फोर्सेस हैं. एक तो because of Trump and all the action that is happening in the US, एक US सेंट्रिक वर्ल्ड से हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं. शायद डॉलर पूरी रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी, तो सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड भारी मात्रा में खरीद रहे हैं, सिल्वर भी. दूसरा, सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल्स के नए इंडस्ट्रियल यूज दिख रहे हैं. इन पर्टिकुलर सिल्वर को तो आप माइन भी नहीं कर सकते, वो एक बाय प्रोडक्ट है. तो यहाँ डिमांड सप्लाई की डायनामिक्स सिल्वर के हित में है. तो ये दो फैक्टर्स हैं. आई वुड ओनली से टू इन्वेस्टर्स, आई रिपीट, आप एसेट एलोकेशन रखिए. जैसे हमारा मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है, ऐसी चीजों के जरिए आप एसेट एलोकेशन रखिए, लेकिन ओवरलोड ना हो जाइए. हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी है कि इन्वेस्टर या तो 80% स्मॉल कैप में होता है या 80% सिल्वर में होता है, और टाइमिंग बहुत गलत चली जाती है. तो जस्ट बिकॉज सिल्वर का रिटर्न 150% है एक साल में या 120% है, ये नहीं है कि पूरा पोर्टफोलियो सिल्वर में मूव करना चाहिए. पास्ट हीरोज को हम बहुत जल्दी जो है आइडलाइज करने लगते हैं तुरंत कि भाई यही होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, जो कि डाउनफॉल. हाँ, यस प्लीज. बदलते हैं और इन्वेस्टमेंट में भी बदलते हैं. लेकिन एक जो हीरो डाउनफॉल हमने देखा है, हीरो का डाउनफॉल आपके इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, वो थे स्मॉल कैप और मिड कैप. ठीक है, 2025 बैड ईयर फॉर देम, दोनों में हमने गिरावट देखी है. लेकिन लार्ज कैप साइलेंटली अपना काम करते रहे. तो 2026, हालांकि आपने पहले कह दिया कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन होगा विनर, पर आपको क्या लग रहा है, लार्ज कैप का ये जलवा जारी रहेगा या मिड कैप और स्मॉल कैप की हम कमबैक देख सकते हैं? I actually think if you ask me one segment जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और लोग उसको थोड़ा गलत नजरिए से देखते हैं, वो है मिड कैप. क्योंकि अभी भी अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ के मुताबिक देखें, मिड कैप इज द सेगमेंट जहां अर्निंग्स डीरेटिंग सबसे ज्यादा कम हुई है. और लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि जो मिड कैप कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्री की मिडलिंग कंपनी है, लैगर्ड कंपनी है. ऐसा कुछ नहीं है. आज मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैप 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ है. मिड कैप कंपनीज बहुत सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स ही मिड कैप है. आप मेरा सेगमेंट देख लीजिए, एसेट मैनेजमेंट में 2 ऑफ द मार्केट लीडर्स आर मिड कैप, एटलीस्ट वन इज अ मिड कैप कंपनी. तो मिड कैप का ये मतलब हिंदुस्तान में नहीं है कि वो बहुत छोटी कंपनी है, और इस सेगमेंट में एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ बेस्ट रही है. तो अगेन वन कांट प्रिडिक्ट. ऐसा भी टाइम आया था कोविड के बाद जब मिड एंड स्मॉल कैप ने लार्ज कैप के मुताबिक बहुत आउट परफॉर्मेंस दी. थोड़ा रिवर्जन जो पिछले साल हुआ है वो भी नॉर्मल है. लेकिन अगर आप मेरे से एक सेगमेंट पूछें जहां मेजर थीम्स ऑफ द इकोनॉमी जो अगले 5-10 साल में है, जैसे आपका कैपिटल मार्केट्स है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स हैं, जो बड़ी थीम्स हैं, ये मिड कैप सेगमेंट में प्रेजेंट है. ओके, सो आपने क्योंकि बात की थीम्स की, तो मैं पूछना चाहूँगी 2026 में कौन सी वो थीम्स हैं जो आपको लगता है कि कैन वर्क, यू नो, गिवन द फैक्ट कि हमने जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन जैसा एक बड़ा रिफॉर्म होते हुए देखा, हमने डायरेक्ट टैक्स में पिछले बजट में इतना सब कुछ होते हुए देखा है, और हमारे जो जीडीपी के नंबर्स जो हमारे सामने अभी रखे जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सब कुछ जो है अच्छे ट्रैक पर चल रहा है. तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपकी पसंदीदा लिस्ट में होंगे फॉर 2026? तो मैं दो का नाम लूंगी. एक का तो हमने पिछले साल फंड लॉन्च किया था, एंड एज यू सेड हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, ग्रोथ वापस आने की बात की. तो वो है कंजम्पशन. हमने आई थिंक फरवरी में कंजम्पशन फंड लॉन्च किया था, और हमें लगता है कि कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है
60% ऑफ योर जीडीपी इन इंडिया इज कंजम्पशन। कंजम्पशन एक लैगर्ड रहा है। अब कंजम्पशन के भी अलग अलग रंग रूप हैं, एक स्टेपल्स ओरिएंटेड कंजम्पशन है, एक इमर्जिंग कंजम्पशन है, लेकिन ब्रॉडली कंज्यूमर कंपनीज एज अ पैक हमें लगता है वहां एक्शन हो सकता है। दूसरा एक लैगर्ड सेक्टर जो इकोनॉमी का एक मेजर ड्राइवर है, जो वापस आएगा हमें लगता है फाइनेंशियल्स, वहां हम जनवरी में फंड भी लॉन्च कर रहे हैं, बट हमें लगता है जो फाइनेंशियल्स पैक है, खासकर जो लेंडिंग फाइनेंशियल्स हैं जिनको बैंक और एनबीएफसी कहते हैं, उनके रिजल्ट्स आपको बेहतर होते हुए दिखेंगे। क्रेडिट ग्रोथ की आपकी इंडिया में बेटर होती हुई दिखेगी। तो एज कंजम्पशन कम्स बैक, क्रेडिट ग्रोथ कम्स बैक, आपकी लेंडिंग फाइनेंशियल्स अच्छा करेंगे, और कैपिटल मार्केट कंपनीज तो वैसे भी अंडर पेनिट्रेटेड है, तो वो भी अच्छा करेंगी। तो फाइनेंशियल्स। ओके, सो मुझे ये बताइए, बजट बस अब हम कुछ ही दिन दूर हैं बजट से, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर के? और आपको लग रहा है गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन टैरिफ को लेकर के जो कुछ चल रहा है, और बहुत सारे लोग ये प्रोडिक्ट करेंगे 2026 में हम रिसेशन जैसा माहौल देखेंगे, इसका भी खतरा बना हुआ है, यूएस और में जो कुछ चल रहा है, प्लस रुपी, इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है इस बजट में सरकार कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन करती हुई नजर आ सकती है, और करना चाहिए? So I think the focus of the budget will have to be things to get the economy on track, things to push growth. Direct indirect tax का तो already काफी कुछ हो गया है, but I think capex expenditure जो कि एनडीए 1.0 और 2.0 के बजट्स में बहुत फोकस था, वो होगा, लेकिन थोड़ा moderated होगा। There will be various ideas and policies used to put more money into hands of people. Anything that can be done to spur growth. मेरी इनडायरेक्ट टैक्स पे तो ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है काफी कुछ ऑलरेडी हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गेन्स या उस पर कोई राहत आने वाली है। आई थिंक वहां तो एक स्टेबिलिटी रहेगी, बट फोकस ऑन ब्रिंगिंग ग्रोथ बैक, यही होना चाहिए। एंड आई थिंक द सेकंड वन वुड बी फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये एआई के रहते हुए इंडिया इज ऑल्सो बिन द एंटी एआई ट्रेड, और आप देख रहे हैं कि विद सच अ लार्ज यंग डेमोग्राफिक, employment remains a challenge, especially sectors like tech, gig. So I think growth and employment should continue to be the focus. और कैपिटल गेन्स आपको लगता है अनटच्ड रहेगा इस बार? एफएम उसको नहीं टच करेंगी या कुछ कर सकते हैं? कुछ होगा तो राहत ही होगी, बट पिछले 2 साल में एक्चुअली काफी सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स रेजीम आई है। सो आई ऑलवेज विश कि इस देश में टैक्स स्टेबिलिटी रहे। हर साल अगर आपका टैक्सेशन बदले तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड कंफ्यूजन आम जनता के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो मेरी होप है कि कैपिटल गेन्स रेजिम में स्टेबिलिटी आए। पिछले साल जब ये इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा, तो उन्होंने गाइड किया था एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे। तो आई एम होपिंग स्टेबिलिटी रहे या कुछ अच्छा ही। ओके, अब आप लोगों ने जो इस साल किया 2025 में, दिस इज द टाइम व्हेन आई गेट टू स्पीक टू यू, तो वो भी मुझे बात करना मैं चाहती हूँ। गिफ्ट फंड, कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों की ये अच्छी शुरुआत है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए, और आपका जो आप इसके तहत जो फंड लेकर आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, और वहाँ पे फंड लाने का अभी इस टाइम में टाइमिंग और इसकी ज़रूरत क्यों आपको लगी, क्या इसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो हाँ, हमने अपनी प्रेजेंस गिफ्ट में शुरू की 2025 में। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम गिफ्ट के जरिए अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन निवेशकों के लिए ला पाएंगे। 2 खास सोल्यूशन ला पाए हैं। एक तो जो हिंदुस्तानी डोमेस्टिक निवेशक है, आज अगर वो ग्लोबल इक्विटीज में पैसे डालना चाहे, विदेश के बाजार में पैसे डालना चाहे, तो आरबीआई की लिमिट्स के कारण वो हिंदुस्तानी म्यूचुअल फंड्स में, रुपी डिनोमिनेटेड फंड्स में नहीं डाल सकता। जैसे हमारे बहुत पॉपुलर फंड्स हैं, एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड, एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड, अभी ये बंद है बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो हमने ये फंड्स गिफ्ट के थ्रू लाने का फैसला किया। ग्रेटर चाइना फंड ऑलरेडी खुल गया है, यूएस टेक्नोलॉजी फंड भी हम लाएंगे। तो ये एलआरएस के जरिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में। हमने एसेट एलोकेशन का जिक्र किया और उसकी जरूरत के बारे में बात किया। तो एक इवॉल्व इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटीज भी बहुत जरूरी है, बल्कि हमने देखा कि पिछले साल इंडियन इक्विटीज ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन ग्लोबल इक्विटीज दोनों यूएस और चाइना मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये होता है, तो ये एक एक्सेस है। दूसरा जो सोल्यूशन हम गिफ्ट के जरिए लाए हैं वो है हमारे एनआरआई कस्टमर्स के लिए, जिनको इंडिया का एक्सेस चाहिए
लेकिन सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने एक मल्टी मैनेजर फंड गिफ्ट के थ्रू लॉन्च किया, जहां एक ही स्कीम में आप 8 डिफरेंट स्कीम्स एडलवाइज एंड नॉन एडलवाइज एएमसीएस को एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया इक्विटी खरीदना है तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन। ओके, सो डोमेस्टिक यूजर्स जो विदेश में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं उनके लिए, और एनआरआईज को भारत में निवेश करने का मौका दे रही है। तो यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, डेट की बात करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए? अगर कोई आपके चाइना फंड जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है उसके ज़रिए चाइना मार्केट या यूएस, और क्या ये सही है, टाइम है अभी ग्लोबल एक्सपोजर लेने का? तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ एसेट एलोकेशन कंटिन्यूस। 10 से 15% मेरे हिसाब से एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ग्लोबल मार्केट्स में जा सकता है। और अगर आप मेरे से ग्लोबल मार्केट्स पूछें तो यूएस और चाइना ही दुनिया की मेजर इकोनॉमीज हैं। यूएस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स ओवर द लास्ट 10 इयर्स। सस्ता नहीं है बट एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। चाइना में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हमारा चाइना फंड भी बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी सेकेंड मोस्ट फास्ट मेजर इकोनॉमी है। और दूसरा, चाइना में वैल्यूएशन थीसिस अभी भी काफी अच्छी। ओके, वैल्यूएशन, आपको अभी भारत की वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी चर्चा रही है। आप उसके पर आपका कमेंट राधिका, आपको क्या लग रहा है, वैल्यूएशन अब अंडर कंट्रोल है या अभी भी आपको लग रहा है यहाँ पर अभी गुंजाइश है? हाँ, ना सस्ती है ना महंगी है, लेकिन अगर अर्निंग साइकिल में रिबाउंड हुआ तो अर्निंग्स ग्रोथ अगर आई तो फिर ये ठीक लगने लगेगी। मैं रिपीट करती हूँ, सस्ती नहीं है महंगी नहीं है, कहीं बीच की है। लेकिन उम्मीद है कि ये जो अर्निंग्स लो हमने पिछले इस फाइनेंशियल ईयर की Q1 Q2 में देखा, अगर यहाँ थोड़ा टर्न अराउंड हो तो ये वैल्यूएशन ठीक लगने लगेगी। ये वैल्यूएशन एक अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन और अर्निंग्स ग्रोथ फैक्टर पर है। राधिका, वन मोर फेदर टू योर कैप 2025 में ऑल्टिवा एसआईएफ, यस। हमने इस पर आपसे बहुत लंबी बात की, आपकी टीम के साथ जो इंटरव्यूज़ किए वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। मनी 9 के प्लेटफॉर्म में हमने इस पर बात की थी। तो और इसका एओएम अभी क्रॉस कर गया 1000 करोड़, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। और ये कैसे काम करेगा? एसआईएफ किसके लिए, ना सिर्फ की हम बात नहीं कर रहे हैं या एसआईएफ सिर्फ की बात कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ और सिर्फ बहुत अलग होते हैं। तो आई थिंक हम एसआईएफ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। हमारी इंडस्ट्री में वन ऑफ द फर्स्ट एंट्रीज थी सिर्फ में। एंड हमने पिछले 3 महीने में ही देखा है कि ये फंड एनएफओ में आई थिंक 300 करोड़ में हमने लॉन्च किया था, अभी 2 महीने बाद 1300 करोड़ का हो गया। तो इंटरेस्ट तो बहुत है इस कैटेगरी में। आई थिंक सिर्फ प्लेटफॉर्म एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। एआईएफ और पीएमएस जो कि एचएनआई प्लेटफॉर्म था जहां बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, और एमएफ जो कि रिटेल प्लेटफॉर्म था लेकिन बहुत टैक्स एफिशिएंट था, इन दोनों के बीच की एक जगह है एसआईएफ, जहां आप अलग अलग थोड़ी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजीज ला सकते हैं, लेकिन एमएफ वाली टैक्स एफिशिएंसी के साथ उनको लोगों को दे सकते हैं। इसलिए आई थिंक ये सिर्फ इतना पॉपुलर है। ऑल्टिवा हमारा ब्रांड है, उसके अंदर हमने पहला फंड लॉन्च किया था 3 महीने पहले, एक बड़ी स्पेसिफिक नीड के लिए प्रियंका। वो है कि आज अगर आपको रिस्क नहीं लेने, माहौल ऐसा है जो भी है, कंजर्वेटिव प्रोडक्ट चाहिए, इनकम चाहिए, तो बैंक में आप पैसा डालें, डेट फंड में डालें तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो 7% का रिटर्न आपका 4% बन जाता है। क्या हम डेट, स्पेशल सिचुएशंस, आर्बिट्राज, इन्वेंट्रीट ऐसी चीजों को मिला के एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि आपको पोस्ट टैक्स एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न दे, बिना ज्यादा ऊपर नीचे के साथ? तो ये हमारी पहली कोशिश थी ऑल्टिवा के साथ। और पिछले 3 महीने तो बहुत अच्छे गए हैं, लोगों ने भी इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया है। ऑल्टिवा के साथ हम और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे जो शायद थोड़े से अग्रेसिव और रिस्क टेकिंग होंगे, लेकिन बहरहाल ये लॉन्च। ओके, सो जब हम सिर्फ की बात करते हैं तो इसका टिकट साइज बड़ा होता है, 10 लाख इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। लेकिन Yes. हमारे देश में इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव रहते हैं। हाँ। तो वो जो छोटी सिप का जो सपना है वो अभी तक बातें बहुत होती हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड होकर आप लोगों से जब बात करती हूँ तो उस पर बहुत सारे सवाल पूछती हूँ, पर वो टेक ऑफ नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। राधिका, आप बताइए, क्योंकि आप तो इन्वेस्टर से डील कर रही हैं, उनके पैसे से डील कर रही हैं, उनके बिहेवियर से डील कर रही हैं। छोटी सिप का सपना उस तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ रहा, अटक रहा है कहीं पर। I don't know what to say about it. See, I think छोटी सिप के आने से पहले छोटी सिप तो एक नोमान है जो 250 रुपए की सिप को दिया था।
हम लोग वैसे भी बहुत एएमसी 100 रुपए की सिप तो ऑफर कर ही रहे थे। आई थिंक दो बातें हैं प्रियंका। एक तो इफ यू लुक एट मेनी कंज्यूमर्स, जैसे मैं घर में देखती हूँ जो लड़कियां काम करती हैं जो हमारे इकोसिस्टम में भी है, आज शायद वो 100-200 रुपए की सिप नहीं करती, वो भी 500-1000 रुपए की सिप करती हैं। वो कहती हैं दीदी अगर इतना करूंगी नहीं तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो एक्चुअली हमारे पास एज एन इंडस्ट्री सिर्फ 5 करोड़ यूजर्स हैं। Today, a mobile recharge that a lot of people do is also 100 rupees plus. So I think that may be one. दूसरा क्या है, economics of 100 rupee, 250 rupees सिर्फ, I think ecosystem still has to figure out. Fixed cost जो है ना ऐसी सिप करने की, between बैंक चार्जेस, केवाईसी, ये सब बहुत ज्यादा है। तो जब तक ये बड़े कटेंगे नहीं ना, बहुत कम नहीं हो जाएंगे, एक एक दो दो रुपए नहीं होंगी, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी पूरी तरह नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल अभी जल्दी है, सो इट्स टू अर्ली टू राइट इट ऑफ। ओके, सो लेटेस्ट मूवी कौन सी आपने देखी है? I saw Huck on television. I have not gone and seen Dhurandhar, which everybody is saying, because I'm a ओके, little सो आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन इस होप के साथ कि आपने धुरंधर देखी होगी। मैंने नहीं देखी। मैंने मैंने उसके सारे गाने देखे हैं और अक्षय खन्ना के वो सारे सीन और उनका डांस मैंने करीब 50 बार देखा है। लेकिन मैंने फिल्म नहीं देखी। मैं संडे को सोच रही हूँ जाके देखने की। आई ऑल्सो बिन ट्रैवलिंग एंड बिजी। लेकिन मुझे थोड़ा वायलेंट मूवीज से ना वो होता है, बट आई लाइक द थीम और मुझे जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली क्योंकि आपकी फैमिली का वैसा बैकग्राउंड रहा है। सो राधिका, मुझे तो लग रहा था यू मस्ट हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट शोज देखने वाले लोगों में से। आई चलिए, एम लेकिन वेरी फिल्म नहीं देखी, पर धुरंधर स्कीम कौन सी होगी 2026 में, ये तो बता दीजिए। हाइब्रिड स्कीम होंगे और सिर्फ होगा अच्छा धुरंधर। ओके, इन्वेस्टर्स की मिस्टेक, आप इतने अच्छे अच्छे अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, तो इन्वेस्टर की मिस्टेक जो आप कहेंगे कि भाई 2026 में ये बिल्कुल नहीं करना है। 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑब्सेशन जो हम हर साल करते हैं, तो मैं हर साल यही मिस्टेक बताऊंगा। ओके, जो सो पिछले साल एक था, जो फिक्सेशन पिछले है। साल फिक्सेशन, ऑब्सेशन। ओके, और एसेट एलोकेशन का थंब रूल क्या है राधिका का, जो आप इन्वेस्टर्स को बोलना चाहेंगे फॉलो कीजिए? आई मीन थाली अप्रोच, बिल्ड अ थाली और आपकी बॉडी के लिए एडजस्टमेंट करिए उस थाली में। बट फॉर इंस्टेंस 60-10 10 20 इज वेरी वेरी नाइस फॉर मेनी मेनी पीपल, उसको थोड़ा कैलिब्रेट करें। आपने थाली हाँ, 1 ईयर पास परफॉर्मेंस नहीं देखें तो फिर क्या देखें? क्या देखें? एक आप जब इन्वेस्टमेंट चुन रहे हैं, एक तो मुझे अपना गोल देखना है कि कितना समय और मैं किस गोल के लिए कर रही हूँ, बट इसके अलावा एक स्कीम को कैसे इवैल्यूएट करें? अगर आपको एक न्यूमेरिकल मेट्रिक देखना है परफॉर्मेंस का, क्योंकि सब देखते हैं, 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए। ओके, फाइन। सो 5 साल का रोलिंग रिटर्न और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और थाली यानी सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ जो है वो उससे थाली को सुपर हैवी नहीं बनाइए। तो 2026 का मंत्रा राधिका का क्या रहेगा? आई थिंक कीप काम एंड सिट थ्रू द इंटरवल। साल सिनेमा जैसा ही होने वाला है, जैसे कि हमने ये जियो पॉलिटिक्स पहले 3 दिन साल के में या 5 दिन में हमने ये देखा है। तो साल में एक्शन बहुत होने वाला है, चाहे इंडिसेस में नंबर ना दिखे। सो आई थिंक द क्रिटिकल थिंग इज टू सिट थ्रू द इंटरवल एंड स्टे टिल द एंड ऑफ द फिल्म। एनी वन डिमांड जो आप एफएम के सामने बजट के लिए रखना चाहेंगे, क्योंकि हम बजट के इतने करीब हैं, कोई आप इन्वेस्टर्स की तरफ से आप कुछ एक ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि ये हो जाए बजट में, तो क्या बात है? आई वुड लव अगर डेट फंड टैक्सेशन थोड़ी सी बेटर हो जाए, बिकॉज इक्विटी अच्छी चीज है, बट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स कि थोड़ा डेट फंड टैक्सेशन एटलीस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इसको रिविजिट कीजिए। और दूसरा, वी हैव टू रियली गिव इन्वेस्टर्स इंसेंटिव टू बी वेरी लॉन्ग टर्म। तो एक आप 5 साल का स्लैब सोचिए जिसमें कोई टैक्स, ये तो मेरी विश रही। ओके, थैंक यू सो मच राधिका, आपने वक्त निकाला, बहुत बिजी रहती है, पर जब भी मनी नाइन आपके पास आता है यू आर लाइक होल हार्टेडली, आप हमें समय देती हैं, बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, बहुत अच्छा रहे आपके लिए ये साल, शुक्रिया। थैंक्स प्रियंका, ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, सो राधिका गुप्ता यहाँ हमारे साथ थी आज, आपको बताते हुए कि 2026 जो है वो 2025 से बहुत हटकर नहीं रहेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी जो है वो चलती रहनी चाहिए। क्या नहीं करना है,
1 साल का पिछला प्रदर्शन देख करके निवेश नहीं करना है, 5 साल का रोलिंग रिटर्न देख करके निवेश करना है। क्या नहीं करना है? गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर बहुत चमक रहे हैं, आपको लगेगा भाई इसी में निवेश कर देते हैं, ये नहीं करना है। और क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए छोटी ही रकम से ही सही निवेश की जर्नी शुरू कर देनी है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और Money9 से जुड़े रहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ज़रूर लिखकर बताइएगा आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिएगा। देखते रहिए Money9।